ईरान, इजराइल और अमेरिका, इन तीन ममालिक ने पूरी दुनिया को परेशानी में डाल रखा है। ईरान की बात की जाए तो वो तो अपने सुप्रीम लीडर का बदला लेने के लिए वो कह रहे हैं हम आखिरी हद तक जाएंगे। इजराइल टेक्निकली उसका गोद लिया हुआ बच्चा है। हकीकत ये है कि हबना हरमुज हो या बाबल मंदब हो, यमन वाली साइड पे कंट्रोल करना, पूरी दुनिया के निजाम को कंट्रोल करना है। इतनी कुव्वत है अमेरिका की कि जो खुद कर्जे में डूबा हुआ डेट में है, वो अपना डेट ऑफलोड कर देता है। दुनिया की अकवाम उसको खरीदती है बिकॉज वो तिजारत का मीडियम है। लेकिन अब हमें खबरें आ रही हैं कि अब नया हॉर्मुज में जो समुद्री वेसल्स हैं जिनको जाने दिया ईरान ने, उन्होंने युआन में पेमेंट किया। प्री प्लान लड़ाई है जो कि एक लॉबी है जो इसराइल की गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव है, इसराइली लॉबी कहते हैं उसको। वो अमेरिका में ऑपरेट करती है, बहुत तगड़े तरीके से यूरोप में करती है। ये उस लॉबी की आखिरी बड़ी जंग। अब इसराइल लगता ही है कि कुछ वक्त के अंदर अपने वजन से खुद अपने नेज़े के ऊपर गिर के हलाक होएगा। इसकी उल्टी गिनती आप समझे शुरू हो चुकी है। अमेरिका सुप्रीम लीडर के शहीद होने के बाद जो जश्न मना रहा था कि शायद हम जीत गए हैं, लगता नहीं है। वो जीतने के बजाय अमेरिका हार गया है। एरियल बम्बार्डमेंट जो होती है वो कौम को यकजा कर देती है। अमेरिका और इसराइल का हदफ सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि ईरान की रजीम को तबाह किया जाए या कमज़ोर किया जाए। उसकी ये ख्वाहिश भी है कि इस सब सिलसिले के अंदर गल्फ ममालिक कम्प्लीटली बर्बाद हो जाएं और नरम चारा बन के इसराइल के सामने हड्डी बोटी के तौर पर फेंक दिए जाएं। मुस्तफा खामनेई आपको नहीं लगता है कि एक अहम शख्स है जो कि मुज़ाकरात के लिए कोई ऐसी चीज़ कर सकता है जिससे मुज़ाकरात हो सकता है? अमेरिका कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। अमेरिका इस जंग को 6-8 हफ्ते और परसू करेगा। ये मुज़ाकरात डिलेइंग टैक्टिक्स है, हमारी मजबूरी है। उधर ईरानियन जो हैं वो कह रहे हैं कि मुस्तफा खामनेई फतवा दें और न्यूक्लियर बनाया जाए। हकीकत यह है कि मेरे ख्याल में ईरानी रियासत के अंदर अब नीयत बन चुकी हुई है, अभी से नहीं कुछ सालों से बन चुकी हुई है कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉय करें। हकीकत यह है कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है कि न्यूक्लियर बनाना है बस। आप बताएं कि ईरान जो है वो कौमियत की जंग लड़ रहा है या मजहबी जंग है? वो कौमी जंग लड़ रहे हैं, वो बहुत कौम परस्त लोग हैं। एक न्यूक्लियर पावर का प्रेसिडेंट है, वो खुद कंफ्यूज है। क्या डोनाल्ड ट्रंप में कोई फ्रस्ट्रेशन है? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, बहुत बड़ा शैतान है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो। सलाम, खुश आमदीद। मैं एहतशामुल्लाह बहलीम और आप पब्लिक पॉडकास्ट मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका, ये फ़कत तीन ममालिक के नाम है, लेकिन इन तीन ममालिक ने पूरी दुनिया को परेशानी में डाल रखा है। और अगर बात की जाए कि मशरिक़ वुस्ता के हालात के, वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, कशीदगी इख्तियार करते जा रहे हैं। और ईरान की बात की जाए तो वो तो अपने सुप्रीम लीडर का बदला लेने के लिए वो कह रहे हैं हम आखिरी हद तक जाएंगे। इस वक्त प्रोटेस्ट भी जारी है, अपने सुप्रीम लीडर के बदला लेने के लिए रोज़ाना रैलीज़ निकलती हैं। अगर अमेरिका की बात की जाए, वहाँ भी प्रोटेस्ट हैं, लेकिन वो भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हैं। और इस वक्त हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सुबह उठते हैं, यूँ महसूस होता है कि शायद वो जंग जीत चुके हैं। लेकिन जब सोने की बात आती है तो लगता यूं है कि अब वो मुज़ाकरात बस आज रात हो ही जाएंगे। आखिर होने क्या जा रहे हैं तीन ममालिक में? हमारे साथ मेरे बड़े पसंदीदा हैं अमानुल्लाह तारिक। आप भी सीखते होंगे मेरी तरह, इनकी वीडियोस आती होंगी तो दिल ही नहीं करता होगा भाई स्क्रॉल करें। मैं भी स्क्रॉल नहीं करता, तो आज हमने पॉडकास्ट स्टूडियोज़ में भी बुला लिया क्यों ना इनसे सारी बातें की जाए। भाई क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी। अस्सलाम वालेकुम। ईरान, इजराइल, अमेरिका की कशीदगी। पहले हमने देखा स्टार्ट जो हुआ वो तो ईरान इजराइल, लेकिन अब अमेरिका उसी दिन कूद पड़ा इसमें आके। लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है वो 7 माह पुराना है। हमने वो 12 रोज़ा जंग भी देखी और फिर हमने देखा कि अचानक एक मुलाकात होती है जिसमें मोदी होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप होते हैं और नेतन्याहू होते हैं। उसके अगले दिन ही ईरान पे हमला हो जाता है इसराइल। ये बताएं कि एक्चुअली में ईरान इसराइल मसला है क्या? बहुत अच्छी बात है तशामुल्लाह भाई। इसका पस मंज़र जो है ना वो 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन तक जाता है। हकीकत ये है कि इसका पस मंज़र बहुत पहले तक भी जाता है। अमेरिका का एज ए कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि अमेरिका खुद एक बरतानवी छावनी थी, जहाँ पे फ्रांस की भी छावनियाँ थी, उसके अंदर और भी यूरोपीय ममालिक की छोटी छोटी छावनियाँ, ट्रेडिंग आउटपोस्ट थी। अमेरिका के पूरा एक 200-300 साल का प्रोसेस है जिसके ज़रिए वो एंग्लिसाइज हुआ, यानी ब्रिटिश स्टाइल वहाँ एक गवर्नमेंट कायम हुई। और उसके बाद उससे भी बगावत करके अमेरिका ने अपनी एक यूनियन ऑफ स्टेट्स बना ली। उसके बाद उसमें फिर सिविल वॉर हो गई। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स की शक्ल में ये तीसरी रिपब्लिक फॉर्म इसकी बनी है, यानी इसकी रियासत का वजूद तीसरी शक्ल में आया और आज हम उसका उरूज देख रहे हैं उस तीसरी रिपब्लिक का। और जंग अजीम अव्वल में और उसके बाद दोम में जब इसने अपना लोहा मनवाया दुनिया के अंदर, और आप समझें कि जो बरतानवी या फ्रांसीसी ताज एक तरह से आप कह लें यूनिवर्सल पोजीशन में थे, या रशियन ताज या जो ज़ार का था या ऑस्ट्रिया हंगरी का ताज जो था, उनको रिप्लेस किया इसने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्पेशली जो मिडल ईस्ट की सियासियात है उसके अंदर इसका दाखिला 1960s में हुआ, जब इसने सुएज़ का क्राइसिस रिजॉल्व करवाया इजिप्ट का। जब इसराइल और ब्रिटेन ने मिल के कोशिश की कि जो मिस्र का कनाल है, सुएज़ कनाल, जिसके ज़रिए समुद्री रास्ते एक्सेस होते हैं,
उस पर कब्जा करने की कोशिश की और उसको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की, तो अमेरिका ने उस बात को रोक दिया। और ये बड़ी यूनिक फिनोमेना है जहाँ अमेरिका ने जैसे एक तरह से आप कह लें कि थोड़ी सी थप्पड़ लगाया थोड़ा सा ब्रिटेन को और इसराइल को, जो कि उसके ब्रिटेन उसका टेक्निकली उसका माई बाप है, वहीं से वो आता है अमेरिका, और इसराइल टेक्निकली उसका गोद लिया हुआ बच्चा है। गोद लिया हुआ क्यों? क्योंकि वो जो जायज़ और नाजायज़ बच्चा है वो डायरेक्टली ब्रिटेन का है। तो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में मिस्र और शाम का रीजन फंडामेंटल होते हैं। इसको वर्ल्ड आइलैंड भी कहते हैं जियो पॉलिटिक्स में। जो इस एरिया में कब्जा होता है, ये तुर्की वाला एरिया, इसको मेडिटेरेनियन का एरिया कहते हैं, वो प्रिटी मच एशिया, अफ्रीका और यूरोप के दरमियान गुजरने वाली ट्रेड को डक्का लगा के कंट्रोल कर लेता है। और जो ब्रिटिश राज ने या यूरोपियन कॉलोनीज़ ने ट्रेड का निज़ाम दुनिया में खड़ा किया था समुद्री रास्तों का, उसके मेजर नोड्स या पॉइंट्स या पोर्ट्स के ऊपर डक्का ही लगा के वो दुनिया का निज़ाम कंट्रोल करते थे। हम सवाल पूछते हैं ना, क्या इतना बड़ा हिंदुस्तान, तो बरतानवी ताज, इतने हज़ार फौजियों के साथ कंट्रोल, वो तिजारती राहों को रोक के कंट्रोल करके इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल वायलेंस को मोनोपोलाइज करके उसने कब्जा किया था दुनिया पे। उसी निज़ाम को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका ने इनहेरिट कर लिया कि अब मैं ग्लोबल ट्रेड रूट्स को सिक्योर करूँगा, खसूसी तौर पे समुद्री रास्तों को, जिसका आप एक आज आप कह लें ब्रेकिंग पॉइंट देख रहे हैं। हकीकत ये है कि हॉर्मुज़, अपना हॉर्मुज़ हो या बाबल मंदब हो यमन वाली साइड पे, ये 2 आउट ऑफ अ फ्यू डजन जो बड़े समुद्री रास्ते हैं जहाँ पे चोक पॉइंट्स बनते हैं, वही ट्रेड के नोड जिनकी हम बात कर रहे थे कि इनको कंट्रोल करना, पूरी दुनिया के निज़ाम को कंट्रोल करना है। जैसे कि आपको पता है कि दुनिया का 25-30% तेल जो है वो और बनाया हॉर्मुज़ में से निकल रहा है, और फिर उसमें सब्सिक्वेंटली डाल दें तो बाबल मंदब भी आ जाता है। तो ब्रिटिश एम्पायर हो या कोई भी पुरानी राज हो, इन मुसलमानों की रियासतें या सल्तनतें हो, तो इन एरियाज़ को कंट्रोल करने की ख्वाहिश होती है, बिकॉज ट्रेड इज़ ट्रेड। इवन जो उस्मानी सल्तनत थी, जब इस्तांबुल पे उनके कब्जा करने की ख्वाहिश थी, उसको फतह करने की ख्वाहिश थी, वो यूरोपी और आसियाई ट्रेड के दरमियान जो बफर शहर है, आप अगर देखें ना, आधा इस्तांबुल एशिया में, आधा इस्तांबुल यूरोप में। तो ये उस निज़ाम का, उस ग्लोबल ट्रेड के निज़ाम का, जिससे ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी बनी, जिससे ग्लोबल एनर्जी मार्केट बनी। देखें ना, हम ऑयल स्टार्व्ड कंट्री हैं, हम ऑयल सारा गल्फ से ले रहे हैं, तो ले कैसे रहे हैं? उसी समुद्री रास्ते से ले रहे हैं। इसी तरह मलेशिया है, इंडोनेशिया है, साउथ कोरिया है, फिलिपीन है, जापान दुनिया का एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस है, इट डजंट हैव एनी ऑयल और गैस, वो सारी की सारी इस एरिया से ले रहा है अपने समुद्री रास्ते से। तो ये ग्लोबल ट्रेड का निज़ाम, जिसमें इंडस्ट्रियल स्पेशलाइजेशंस हुई, हर मुल्क ने अपनी मसनूआत कायम की, स्पेशलाइज किया उनमें, फिर उसके बुनियाद पे म्यूचुअल ट्रेड की एग्रीमेंट्स बनाई, ये सारा इस पिवटल ट्रेड रूट्स पर डिपेंड करता था, और अमेरिका उस निज़ाम को सिक्योर करता था। अब अमेरिका उस निज़ाम को लगता ही है कि उसको कंट्रोल डेमोलिशन के तहत, जिस तरह बिल्डिंग को उड़ाया जाता है ना, उस निज़ाम को तबाह कर रहा है। हालांकि इस निज़ाम की कमर पे खड़ा हुआ है अमेरिका का पेट्रो डॉलर, यानी उसकी डॉलर रिजीम जो है, जिसके ज़रिए वो ग्लोबल इकोनॉमी पे कब्जा करती ना। मैं और आप जब बाहर ट्रैवल करना चाहें, कोई भी तिजारत करना चाहें, कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहें, कोई भी ग्लोबल कारोबार करना चाहें, इवन टूरिज्म करना चाहें, तो पहली चीज़ हम क्या लेंगे? हम सेविंग्स भी जो करते हैं, हम डॉलर खरीदेंगे। और डॉलर क्या है? वो अमेरिका का डेट है, जो कि पूरी दुनिया और उसकी हुकूमतें और उसके अफराद खरीदते हैं। यानी इतनी कुव्वत है अमेरिका की कि जो खुद कर्जे में डूबा हुआ है, डेट में है, वो अपना डेट ऑफलोड कर देता है कि दुनिया की अक़वाम उसको खरीदती हैं, बिकॉज वो तिजारत का मीडियम है। तिजारत किसी और मीडियम में नहीं हो सकती। लेकिन अब हमें खबरें आ रही हैं कि अब नया हॉर्मुज़ में जो समुद्री वेसल्स हैं, जिनको जाने दिया ईरान ने, उन्होंने युआन में पेमेंट किया। तो ये ग्लोबल ऑर्डर का शिफ्ट देख रहे हैं आप, और उसके अंदर अमेरिका ने वाज़ेह साबित कर दिया कि मेरे सारे एलाइज एक तरफ हैं, कोरिया, जापान, जर्मनी, यूके, पाकिस्तान, इंडिया, ये सब एक तरफ हैं, और एक तरफ है मेरा इसराइल। इसराइल ऐसा एलाय है जिसके लिए उसने सारे ट्रेड के निज़ाम, तमाम अपनी आर्मामेंट्स, चाहे साउथ चाइना सी के अंदर उसका असला हो या फ़ौजी हो, चाहे यूरोप के अंदर असला हो फ़ौजी हो, इस वक्त जो नेटो जंग लड़ रहा है रूस के ख़िलाफ़, वो अबैंडन करके कह रहा है मैं सिर्फ और सिर्फ इसके साथ खड़ा हूँ। ये एक प्री प्लान लड़ाई है, जो कि एक लॉबी है, जो इसराइल की गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव है, इसराइली लॉबी कहते हैं उसको, वो अमेरिका में ऑपरेट करती है, बहुत तगड़े तरीके से यूरोप में करती है। ये उस लॉबी की आखिरी बड़ी जंग है। लेकिन हमने देखा ये जो अभी इलेक्शंस हुए थे अमेरिका में, तो प्रेसिडेंट ट्रंप को ज्यूश लॉबी ने तो वोट नहीं दिया। जैसे माजी में हमने देखा नहीं इतना नहीं, जैसे कि 35% कम इलेक्शन में हुआ है। अच्छा, इसमें शामिल है यहूदी, इसमें ना जरा वाजे कर, कॉन्टेक्स्ट बड़ा जरूरी है। यहूदी बजाते खुद एक इनफरादी वोटर जो है, उसमें ज़्यादातर वो लिबरल्स या लेफ्ट को लीनिंग होते हैं, डेमोक्रेट्स को वोट करते हैं।
यहूदी लॉबी के अंदर, ज़ायोनिस्ट लॉबी के अंदर ईसाई ज़्यादातर हैं अमेरिका के अंदर, इवेंजलिस्ट जिनको कहते हैं आप। ज़ायोनिस्ट लॉबी जो एक्चुअली चीज़ है वो यहूदी लॉबी इसलिए मैं अनफेयर टर्म है, ज़ायोनिस्ट लॉबी सोहयोनी लॉबी ज़्यादा अप्रोप्रिएट टर्म है। इस पर प्रोफेसर जॉन मीरशाइमर है हार्वर्ड के, उनकी बहुत अच्छी किताब है, आज से 15-16 साल पहले मुझे मेरे एक रिश्तेदार ने गिफ्ट की थी, बड़ी उनकी मेहरबानी, बहुत चार तबक रोशन कर देने वाली किताब है। ज़ायोनिस्ट लॉबी जो है वो एक नज़रियाती और एक ग्लोबल एंटरप्राइज की लॉबी है, वो सिर्फ नज़रियाती नहीं है, नज़रियाती है, उसमें मजहबी रुझान है, उसके अंदर ज़्यादातर ईसाई हैं। तो जो यहूदी और नस्ल लोग हैं, मिडिल क्लास आम लोग, शहरी, सेकुलर यहूदी हो गए, लिबरल यहूदी हो गए और इवन मजहबी ऑर्थोडॉक्स यहूदी हो गए, उनमें से कई हैं जो इसराइल को नापसंद करते हैं, उनमें से कई हैं जो इसराइल की और अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पे बहुत तनकीदी नज़र रखते हैं। अक्सर और बेशतर उनमें आपको एक बड़ी तादाद मिलेगी जो इराक की, अफगानिस्तान की और इवन अब ईरान की जंग को प्रोटेस्ट करते हैं। तो वो उनके ज़ाती नज़रियात और उनके ज़ाती ऑर्गेनाइजेशनल आइडियाज़ हैं। जो लॉबी है ज़ायोनिस्ट, वो एंटिटी है जिसमें लॉबियस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, थिंक टैंक के एम्प्लॉयज़ हैं, क्रिटिकल पोजीशंस पे वकील हैं, क्रिटिकल पोजीशंस पे प्रोफेसर हैं, मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं, एजेंट्स हैं सरकारी यानी स्पाइज, फाइनेंशियल मार्केट्स के, टेक वर्ल्ड के लोग हैं और स्पेसिफिकली सियासतदान हैं। ये अलग तबका है। तो जो लोग जिन्होंने वोट नहीं दिया वो यहूदी लोग हैं जिन्होंने कम वोट दिया इस बारी, क्योंकि वो नहीं पसंद करते इसकी पॉलिसीज़ को अमेरिका के अंदर ख़ास तौर पे, और फॉरेन पॉलिसी को नहीं पसंद करते। जो लॉबी है उसने तो पूरा वजन डाला है ट्रंप के पीछे। इसमें एक मशहूर मिसाल है शेल्डन एडल्सन, ये एक लॉस वेगस के बिलियनियर हैं यहूदी ज़ायोनिस्ट लॉबी के, जो जुए की, जो कसिनो की वो बिलियनियर है, यानी कसिनोज जो चलाते हैं, जुए के अड्डे चलाते हैं। वो मर चुका हुआ अब आदमी, लेकिन वो सपोर्टर था ट्रंप का और उसने पहली मीटिंग्स की थी कि हम तुम्हें पैसे डालते हैं तुम्हारे पीछे। अब उसकी बीवी मिरियम एडल्सन, वो मेन हेड है फॉर्चून की, उसने $100 मिलियन तो नकद दिए थे डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन के लिए। और जब अभी कनेसेट गया था ना इजरायली पार्लियामेंट डोनाल्ड ट्रंप, तो वहाँ रिसीव करने वाले मेहमानों में से वो अमरीकी यहूदी खातून थी, यानी, और वो वहाँ पे ऐसे बैठी थी जैसे कि वो सफ़ीर है कोई इसराइल की। और वहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने लतीफ़ा भी किया था कि पहले 100 और अब मुझे 200 मिलियन दिए इन्होंने, और इनके कहने पे, इन मियाँ बीवी के कहने पे मैंने जेरूसलम को, टेल अवीव से जेरूसलम अमेरिकन एम्बेसी को शिफ्ट किया, और आज इन्हीं दोनों के कहने पे मैं अब ईरान के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई को अपनी जारी रख रहा हूँ। और उसने वहाँ ये कहा था कि मुझे, मजाक से उसने कहा कि जो मिरियम है, जो ये बिलियनर औरत है, ये कहती है, अब इससे मैं पूछता हूँ कि तुम्हें अमेरिका ज़्यादा पसंद है या इसराइल, तो ये हंस देती है, क्योंकि हकीकत ये है कि इसको इसराइल ज़्यादा पसंद है। और इसके शौहर शेल्डन एडल्सन ने कहा था कि मैंने अमेरिकन फ़ौज में भर्ती होकर गलती की थी, काश मैं इसराइली फ़ौज में भर्ती हुआ होता। ये अमेरिकन यहूदी है। सो ये लॉबी तो ये तो कायम दायम है अपनी उस चीज़ के ऊपर। तो ये लॉबी जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है अभी भी। ये लॉबी अपनी है तो लास्ट लेग्स पे। आप समझे कि 1967 की लड़ाई के बाद जब इसराइल ने लोहा मनवाया ना अपना, अमेरिकनों को भी खुशी मिली कि यार ये अच्छा एलाया। उससे पहले अमेरिका डामाडोल था इसराइल की एलिजेंस के ऊपर, उसके बाद बहुत पक्का हो गया। खासतौर पर ये ट्रूमन जो एडमिनिस्ट्रेशन थी इनकी, ट्रूमन सदर की, उसके बाद अमेरिका इसराइल के ताल्लुकात बहुत पक्के हुए। और उसके बाद 1980s और 90s में जब इनकी लेबनान के साथ झड़पें हुई ना, तो उन झड़पों में इसने एक मैसेकर किए थे 2-3, एक शबरा शतीला का मैसेकर, एक दहिया मोहल्ले के अंदर कारपेट बॉम्बिंग। उसके बाद इसको नीड फील हुई थी पहली बार मीडिया और पॉलिटिकल साइंस की इंडस्ट्री में, एकेडमिक्स में अपनी इन्फिल्ट्रेशन करने की। तो 80s और 90s में तो आप समझे इसराइल का इन्फिल्ट्रेशन का अरूज था अमेरिका के अंदर। आज आप उस अरूज का बिल्कुल पीक पॉइंट देख रहे हैं। पीक पॉइंट के बाद क्या आता है, ऐसे सीधा आप नीचे जाते हैं। तो आज अमेरिका के अंदर इजरायली मकबूलियत, यूरोपीय ममालिक के अंदर, अवाम के अंदर, वोटर के अंदर, यंग पॉपुलेशन के अंदर एट इट्स लोएस्ट पॉइंट है, एट इट्स लोएस्ट पॉइंट है। और प्रोफेसर नॉर्मन फिंकलस्टीन खुद एक यहूदी हैं, वो नस्ल के एतबार से जो बड़े एंटी ज़ायोनिस्टिक प्रोफेसर हैं और मतलब वो हैं एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने कहा था कि 7 अक्टूबर से पहले तक तो मैं गिव अप कर चुका था पैलेस्टीनियन कॉज पे। सारी उम्र बंदे ने स्टडी की, स्ट्रगल की, तो 7 अक्टूबर और उसके बाद जो ये 2.5-3 साल का सिलसिला है ना, इसने ना सिर्फ फ़िलिस्तीन का कॉज दोबारा जिंदा कर दिया, इसने इसराइल के कॉज को परमानेंटली, आप समझें, एक सुइसाइड मार्च पे भेज दिया।
और अब इजराइल लगता ही है कि कुछ वक्त के अंदर अपने वजन से खुद अपने नेज़े के ऊपर गिर के हलाक होएगा। इसकी उल्टी गिनती आप समझें शुरू हो चुकी हुई है इस चीज़ की, और अक़वाम आलम की तारीख में बहुत टाइम नहीं लगता, हमें लगता है बहुत टाइम है, बट क्वार्टर सेंचुरी टू हाफ सेंचुरी के अंदर मेरे ख्याल में इसराइल का वजूद जो है वो इस शक्ल में नहीं रहेगा, तब्दील हो जाएगा या पूरी तरह पे इख्तिताम पे आ जाएगा। अच्छा, जब जंग का आगाज़ होता है तो हम देखते हैं कि सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया जाता है। इससे पहले हमने नहीं देखा कि दुनिया की तारीख में किसी के ऐसे कोई मुल्क के प्रेसिडेंट या किसी को कत्ल कर दिया जाए या शहीद कर दिया गया हो। लेकिन मुझे ये बताइए कि इससे पहले हमने देखा कि ईरान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे थे इस रजीम के ख़िलाफ़, लेकिन इस शहादत के बाद वो यूनिटी बन गई है। अमेरिका सुप्रीम लीडर के शहीद होने के बाद जो वो जश्न मना रहा था कि शायद हम जीत गए हैं, लगता नहीं है वो जीतने के बजाय अमेरिका हार गया है। वो तो दोबारा फिर ईरानी लोग आपस में मुत्तहिद हो गए हैं, यूनिटी हो गई है। इसमें देखें अमेरिका की तरफ से जो है ना, आप इसको यूँ मान लें, एक ये है कि इसराइल और अमेरिका की मिली भगत है इसमें कि वो इस निज़ाम को तबाह करना चाह रहे हैं, जो ग्लोबल निज़ाम है, क्योंकि इस ग्लोबल निज़ाम की जो फंडामेंटल आप पहले बुनियाद है ना, वो GCC ममालिक है, गल्फ कंट्रीज़ जो तेल बनाती हैं और गैस प्रोड्यूस करती हैं। अगर तो वो हदफ है दोनों का, तो फिर तो ये प्लान सेंस बनाता है, क्योंकि आप जब असैसिनेट करते हैं अली ख़ामेनी साहब को, आप सुप्रीम लीडर की शहादत वाक़या हो जाती है जुम्मे के दिन रोज़े की हालत में, और चंद दिन पहले हज़रत अली की शहादत से कि वो बरसी से, तो अकल में बात नहीं बैठती कि आप कौम को इत्तेहाद में लाना चाह रहे हैं। प्लस अमेरिकन स्ट्रेटजिस्ट और वॉर पॉलिसी मेकर्स को पता है कि एरियल बम्बार्डमेंट जो होती है वो कौम को यकजह कर देती है। ये यूनिवर्सली ऑब्जर्व फिनोमेनन है कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी जब पहली बड़ी एरियल कैंपेन शुरू हुई शहरों के अंदर, जैसा ड्रेसडन की बॉम्बिंग है जर्मनी की, और या लंदन की बॉम्बिंग है ब्रिटेन के अंदर, तो कौमें उससे डिसहार्ट नहीं होती हैं, एक्चुअली जुड़ जाती हैं। बिकॉज जब एक फेसलेस यानी एक बिल्कुल एक अननोन एनिमी ऊपर से बम गिरा रहा होता है, तो कौम के पास एक ही हल निकलता है कि झंडे के पीछे, लीडर के पीछे, मजहब के पीछे खड़े हो जाओ और सारे इकट्ठे हो जाओ। तो अमेरिका ना वाकिफ था इससे? नहीं, मेरी जाती राय है कि नहीं। अमेरिका और इसराइल का हदफ सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि ईरान की रजीम को तबाह किया जाए या कमज़ोर किया जाए, ये टुकड़े कर दिए जाएँ ईरान के। उसकी ये ख्वाहिश भी है कि इस सब सिलसिले के अंदर गल्फ़ ममालिक कम्प्लीटली बर्बाद हो जाएँ और नरम चारा बन के इसराइल के सामने हड्डी बोटी के तौर पे फेंक दिए जाएँ। तो उनका हदफ तभी अचीव होता है कि जब वो कौम को मुनज़्ज़म करें लड़ाई के लिए। हालाँकि ईरान को अगर वो तबाह करना चाहते होते तो वो वाला रास्ता कायम रखते, पॉपुलर प्रोटेस्ट का, वहाँ पे एजेंटों को लॉन्च करने का, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का, इकोनॉमिक सैंक्शंस के ज़रिए उनका पेट काटने का। तो मेरे ख्याल में ईरान के पास चंद ही मेरे ख्याल है साल रह गए होंगे या चंद दिहाइयाँ ही रहेगी होंगी मैक्सिमम। ये इतनी जल्दबाजी क्यों? कहते ये हैं कि जल्दबाजी के बायस ये बनती है कि वो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ कुछ कंप्लेंट्स हैं, नेतन्याहू के अरेस्ट होने की गुंजाइश है, वो चाहता है कि जंग जारी रहे वगैरह वगैरह। लेकिन इसकी वजह यह है कि इसराइल की मजबूरी है लड़ाई, टोटल वॉर। इसराइल 7 अक्टूबर के बाद एक ऐसे कोर्स पर चल पड़ा है कि अब वो जंग से रुक नहीं सकता, क्योंकि जो याह्या सिनवार थे रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इजरायली कैद के अंदर रह के, जो हमास के लीडर थे, मिलिट्री लीडर थे, उन्होंने इजरायली कैद के अंदर ये रह के समझ लिया था 20 साल कि इजरायली साइकी कैसी है। ज़ायोनिस्ट साइकी को समझने के बाद उन्होंने एक ऐसा प्लान सेट किया, एक ऐसा ट्रैप सेट किया उनके लिए कि वो जाके अपनी ही खंजर पे आप खुदकुशी करें। क्योंकि हमास का जो मुजाहिदा था 7 अक्टूबर का या ज़हमतकार तहरीकों का, उसका हदफ ये नहीं था कि इसराइल को हम शिकस्त दे देंगे टोटली। उसका मकसद ही उनकी साइकी को, उनकी ईगो को डैमेज करना था। बिकॉज उनकी ईगो के अंदर वो सबसे बड़े विक्टिम भी वही हैं और सबसे ताकतवर भी वही हैं। अब बैक वक्त ये दोनों बातें सच नहीं होती, लेकिन ये इस किस्म की कॉग्निटिव डिसोनेंस या आप कह लें स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो इजरायली माशरत का सेंट्रल थीम है। उनके फिल्म, ड्रामे, टीवी, लिटरेचर आपको सब में नजर आएगा, उनकी पॉलिटिक्स में नजर आएगा आपको कि विक्टिम दुनिया में हम हैं सिर्फ, और सबसे ताकतवर भी हम, किसी को भी मार देंगे, किसी को भी उड़ा देंगे। तो जब 2-3 हज़ार सिपाही क्लेशनकोफों के साथ, आम घर की बनी हुई पिस्तौलों के साथ, कट्टे, लिटरली कट्टे जिनको कहते हैं आम जुबान में, और दस्ती बम जो घरों में बने हुए हैं, उनके साथ आके आपकी बड़ी ब्रिगेड को उड़ा दें, गोलानी ब्रिगेड को, और आपके शहरों के अंदर दाखिल हो जाएं और 2 दिन लड़ाई करते रहें, ये साइकी को तबाह कर देने वाले मोमेंट्स होते हैं कौम के। इस तरह आप देखें ना, 71 के बाद पाकिस्तान कभी सेम नहीं रहा। पाकिस्तान ने बम बनाया जल्दी जल्दी, हमारा पूरा एटीट्यूड चेंज कर गया कौम का। 7 अक्टूबर के बाद भी इजराइल की कौम में यही साइकी चेंज आया, और अब वो जंग के प्रोसेस को रोक नहीं सकते। अगर वो गजा की लड़ाई रोकते हैं तो उसको क्या मानना पड़ेगा कि 2.5 साल में ना मैं मजम्मतकारों को हरा पाया, ना मैं इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाल पाया।
ये ऐसी शिकस्त है जो वो एडमिट नहीं कर सकता, वो अफोर्ड नहीं कर सकता पॉलिटिकली इसको। इजराइल दी एंटिटी अगर वो लेबनान की एक्सपेंशन ना कर पाया और लेबनान के फ्रेश वाटर तक ना पहुंच पाया तो उसको ये एडमिट करना पड़ेगा कि मैं हिजबुल्लाह से शिकस्त खुर्दा हो गया। ये वो नहीं मान सकता। अगर ईरान की रजीम कोलैप्स नहीं करती, अगर खुदा न खास्ता, और अगर ईरान की पाशा पाशा टुकड़े नहीं होते खुदा न खास्ता, तो उसको क्या मानना पड़ेगा कि मैं और मेरा अमेरिका बहादुर इस काबिल नहीं है कि हम ये लड़ाई। तो जब एक माशरत को रुकना पड़ता है ना इनिशियल इनर्शिया से, जिस मूवमेंट में वो चल रहा होता है, तो उसको सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी पड़ती है। उसके बाद इजरायली माशरत के अंदर बहुत बड़ी फॉल्ट लाइंस हैं, यानी मजहबी बुनियादों पे, मजहबी फ़िरकावारीती बुनियादों पे, कल्चरल वैल्यूज़ पे। फिर 3-4 अक़वाम बसती हैं इजराइल के अंदर, एक मिज़राही यहूदी, एक अश्केनाज़ी यहूदी, एक सिफ़ारडिक यहूदी और उसके अलावा अरब फ़िलिस्तीनी। ये 4 कौमों के दरमियान बहुत टेंशन है और एक माशरत सिविल टेंशन के साथ नहीं चल सकती, ख़ासतौर पर अगर वो माशरत कुल फ्लोरिडा जितनी हो या न्यू जर्सी जितनी हो। वो माशरत कोई हिंदुस्तान की या इंडोनेशिया की या ईरान की इतने बड़े फैले हुए मुल्क की नहीं है। एड्डा जे ही है इजराइल। एड्डे जे मुल्क के यही होंदा है कि 1000 बंदा मरता है ना अगर फौजी, तो 1000 घरों जिनसे जनाजे उठते हैं ना, तो आप उनमें से 100 को जानते होते हैं। छोटा सा तो मुल्क है ना यार, छोटी सी कौमियत है। कुल दुनिया के अंदर 50-60 लाख वो हैं ये यहूदी। तो ये इतना आसान काम नहीं है। अच्छा, आसान काम नहीं है। मुस्तफा खामनेई के बारे में है कि वो ज़ख्मी हुए हैं और इस वक्त रशिया में है। आप पहले बताएं कि ऐसा कुछ है? ठीक है, इसके बारे में आपने सवाल पूछ लिया, मैं हाँ ना कर दूं। अब मेरे पास तो कोई वो पेश गोई का तरीका नहीं है। हकीकत ये है कि इस तरह की चीज़ें वॉर टाइम के अंदर छुपाई जाती हैं, झूठ बोला जाता है इनके बारे में, ऑब्फिस्केट किया जाता है। इस डेटा को जान के हमने क्या कर लेना है? इट्स क्वाइट क्लियर कि ईरान सेंट्रल कमांड के बगैर ऑपरेट कर रहा है। लेकिन मुस्तफा खामनेई आपको नहीं लगता है कि एक अहम शख्स है जो कि मुज़ाकरात के लिए कोई ऐसी चीज़ कर सकता है जिससे मुज़ाकरात हो सकता है? ईरान का सिस्टम को समझने की जरूरत है। ईरान का बहुत रोबस्ट बैलेंस और काउंटर बैलेंस का निज़ाम है, बहुत ही डिसेंट्रलाइज है। उसकी देखा ना, इनकलाब, पासदारान इनकलाब को बरकरार रखते हैं, फिर पार्लियामेंट है इलेक्टेड जो उनके वज़रा होते हैं, फिर मजहबी काउंसिल है जिसमें सुप्रीम लीडर इलेक्ट होकर आता है, उसमें 80 के करीब वो मजहबी पेशवा होते हैं जो अवामी नुमाइंदे होते हैं। मतलब एक बहुत इलेबरेट सिस्टम है जो एक डिसेंट्रलाइज कमांड के तहत चल सकता है। और उन्होंने 40 साल में डेवलप इसलिए से किया कि जब हमारे साथ बड़ी लड़ाई होगी तो हम लड़ सकें। ख़ासतौर पे जो जून जुलाई की झड़प है उसके बाद आपने तब देखा रिस्पॉन्स टाइम बड़ा स्लो था ईरान का। इवन उसकी और आज के दरमियान उन्होंने इतना सबक हासिल किया कि जब आपकी शहादत हुई है अली खामनेई की, तो विदिन 1 आवर रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया था। यानी उन्होंने अपने कमांड यूनिट्स को डिसेंट्रलाइज करके अपने कमांड जो टारगेट्स दिए हुए हैं वो इंडिपेंडेंटली विदाउट कम्युनिकेशन भी ऑपरेट कर सकते हैं और कर रहे हैं। सो मुल्क जो होते हैं वो सेंट्रल फिगर हेड्स अहम होते हैं, लेकिन वो फंडामेंटल नहीं होते हैं। मुज़ाकरात जो है वो झूठ हैं। अमेरिका कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। ये मार्केट मैनिपुलेशन की टैक्टिक्स हैं। अमेरिका इस जंग को 6-8 हफ्ते और परसू करेगा। ये मुज़ाकरात डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, ये हमारी मजबूरी है, पाकिस्तान की मजबूरी है कि हम ऑयल स्टार्व्ड कंट्री हैं, हम अपना काम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अमेरिका की बिल्कुल बदनीयती है इसके अंदर। अच्छा, अभी ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आयतुल्लाह अली खामनेई अभी भी हो रहे हैं। मैं अपना रात की ट्वीट देख रहा हूँ तो वो, लेकिन वो कह रहे हैं कि अपना न्यूक्लियर बनाया जाए, अब ईरान न्यूक्लियर बनाए। आयतुल्लाह अली खामनेई का तो फतवा था कि न्यूक्लियर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अब उधर ईरानियन जो हैं वो कह रहे हैं कि मुस्तफा खामनेई फतवा दें और न्यूक्लियर बनाया जाए। आपको क्या लगता है कि मुस्तफा अली खामनेई के लिए फतवा देना कितना आसान होगा? मेरे ख्याल में ये अवामी जो आप कह लें सेंटिमेंट है, पब्लिक डिस्कोर्स को बिल्ड किया जा रहा है। हकीकत यह है कि मेरे ख्याल में ईरानी रियासत के अंदर अब नीयत बन चुकी हुई है, अभी से नहीं कुछ सालों से बन चुकी हुई है कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉय करें। अभी भी एस्टिमेट किया जाता है कि 6 से 7 न्यूक्लियर, इफ़ नॉट न्यूक्लियर तो कम से कम डर्टी बॉम्ब लेवल, वो जिसमें वो इनरिच यूरेनियम होता है, वो 6-7 वॉर हेड तो उनके पास मैं ख्याल कोई नामुमकिनात में से नहीं है। बात इतने केपेबल वो हैं। देखिए 60% इनरिच यूरेनियम उन्होंने रखा हुआ है, वो किस चीज़ के लिए रखा हुआ है? इसी के लिए रखा हुआ है। मेरे ख्याल में इससे अगर ईरान सर्वाइव करता है तो इसके बाद ईरान एज ए न्यूक्लियर नेशन आपको उसको मानना ही पड़ेगा। और इसमें सिर्फ ईरान नहीं है, पोलैंड को देख लें, कोरिया को देख लें, जापान को देख लें, वो सब कह रहे हैं कि हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अब चाहिए, वेपन्स टेक्नोलॉजी। हकीकत ये है कि ये जंग जो है इसने न्यूक्लियर कार्ड को वापस टेबल पर डाल दिया उन ममालिक के लिए भी जो इसको कंसिडर नहीं कर रहे थे। हम ईरान की भी जो ये फतवा या पॉलिसी थी, मेरी ज़ाती राय, ये कोई इखलाकी या मजहबी बोझ की वजह से नहीं थी। ये एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी थी कि हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को परसू नहीं करेंगे, मिलिट्री टेक्नोलॉजी को। ये एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे उन्होंने किया था और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है।
हकीकत ये है कि ईरान हो, इराक हो, लिबिया हो, नॉर्थ कोरिया हो, इन तमाम ममालिक को पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की थी अपने ज़माने में, और सब ने खच मारी थी सिवाय नॉर्थ कोरिया ने। सब ने शिकायत लगाई जाके बड़े इदारों को, इवन ईरान ने लगाई। ईरान की शिकायत ने तो बल्कि आप समझे कि अब्दुल कदीर खान की शहादत बड़ी करीब ले आए थे, खुदा न खास्ता उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती किसी किस्म की असैसिनेशन की है। जी जी बिल्कुल। तो ईरान से उस टाइम पे ये सब ने अपनी स्ट्रेटजम के तहत ये काम किया। मेरी जाती राय में बहुत बड़ी मिस्टेक थी, स्क्रू अप था। आज के दौर में वो देखें तो वो आर्ग्यू करते हैं कि हमने ये एक आप कह लें एक स्मोक स्क्रीन के तौर पे किया था कि हम यहाँ पे कुछ बेनिफिट ले लें मगरबी अक़वाम से उस टाइम पे कुछ अपनी खुफिया तदबीर के तहत, और हम अब आज के दौर में अब ज़्यादा दाखिल हुए तो हम इसको बना लें अपनी टेक्नोलॉजी को। तो वाकई में ईरान की नीयत तो लगती है। मेरे ख्याल में ये सब वो फतवा भी जो है, जैसे मैं उसके कोई पास नहीं रखता ना, मेरे ख्याल में उसकी कोई अहमियत थी। वो एक सियासी फतवा था, यानी मुराद एक पॉस्चरिंग थी इवन। और अब भी ये बात की जा रही है ना कि इस फतवे को इसका काटा जाए, इसको इसके असरात को, और एक नया फतवा दिया जाए, ये भी राय हमवारी की जा रही है। हकीकत ये है कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है कि न्यूक्लियर बनाना है बस। बनाना है। अच्छा साहिल अदीम, आप जी तो जी जानते हाँ हैं बिल्कुल साहिल भाई। अच्छा साहिल भाई ने एक फतवा दिया, फतवा मैं उन्हें फतवा दूं या बयान, मैं क्या भी कहूँ मुझे अब समझ नहीं आ बयान रहा। में उन्होंने फतवा ही ले लें उनका, तो जो भी होता है वो फतवा ही होता है, बयान भी फतवा ही है उनका। अच्छा, उन्होंने कहा है कि ईरान जो है वो मजहबी जंग नहीं लड़ा। तासुर ये है पाकिस्तान में या दीगर ममालिक में कि ये मजहबी जंग है। वो कह रहे हैं ये मजहबी जंग नहीं है, क्लियर करना चाहिए कि ये कौमियत की जंग है। आप बताएं कि ईरान जो है वो कौमियत की जंग लड़ रहा है या मजहबी जंग है? मैंने देखे ईरान के दिलों में झांक के तो नहीं देखा ईरानियों के, मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, ये मजहबी जंग क्या होती है? मजहबी जंग के वो इस वक्त तो यही तासुर है कि शायद ईरान जो है वो अपने सुप्रीम लीडर की शहादत का बदला लेने के लिए वो जंग लड़ रहा है। तो इसको हम ये देखें इनफरादी सतह पे ये या इवन या वो ग्रेटर इसराइल वाला जो कहते हैं कि इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है, तो ये कोई मजहबी क्या मजहबी जुनून और मजहबी मफाद या मजहबी ख्वाहिश, क्या वो कौमी या दुनियावी मफाद से हटी हुई है? यानी मुराद अगर कौम ही ना रहे ईरान की, तो क्या मजहब प्रैक्टिस करेंगे? यानी मुराद का भी था कि नजरिया इस्लामी दर की नजरिया पाकिस्तान है। हाँ, तो जो भी मुल्क बनता है उसका मुराद ये कि हाँ, मैं उनकी बात समझ रहा हूँ साहिल भाई की कि वो कौमी जंग लड़ रहे हैं। आप ईरान की कौम से ना वाकिफ हैं शायद, वो बहुत कौम परस्त लोग हैं। वो और तुर्क, मैंने सबसे ज्यादा कौम परस्त मुसलमान देखे हैं करीब से, और वो इंतहाई कौम परस्त हैं, हत्ता कि वो अपनी कौम परस्ती को नस्ली तासुब की हद तक ले जाते हैं। यानी वो आपको और मुझे कमतर समझते हैं। हाल इसके बावजूद कि मेरे दोस्त यार हैं ईरानी, बहुत से प्यारे भी हैं, उनके अंदर है, हर कौम में कोई कीड़ा होता है, कोई इडियोसिंक्रेसी होती है। हमारे अंदर भी बहुत 100 कीड़े हैं देसी, जो साउथ एशिया के हमारे लोग हैं, इंडिया पाकिस्तान के, पश्तूनों में कुछ और, पंजाबियों में कुछ और, हर कौम में कोई ना कोई अजीब व गरीब चीज़ होती है अपनी अपनी। उनमें नस्ल परस्ती बहुत इंतहा की है, हत्ता कि वो नस्ली तासुब की कबायली तासुब की शक्ल इख्तियार करती है। तो ये कबायली या नस्ली जंग है उनके लिए। और उन्होंने क्या किया कि जो इस्लामी इनकलाब है उसके अंदर सिर्फ इस्लामी असास नहीं, बल्कि ईरानियत यानी ईरानीनेस या पर्शियननेस का जो तस्वुर है उसका मिलाप करवाया मजहबी फ़िक्र के साथ, और ये बड़ा डेंजरस होता है। इसराइल में जैसा तस्वुर है ना मजहबी रुझान का, और यहूदियत एज अ कौम का जो मिलाप है, जो मैरिज है, वो उसी तरह ईरान के अंदर है। ऑब्वियसली एक पाक और एक उस जज्बे के तहत है, नेक जज्बे के तहत है बनिस्बत इसराइल के, लेकिन है उसी तरह का मिलाप कि कौम परस्ती और मजहबी फ़िक्र की कॉन्ग्रुएंस, उनका इकट्ठे हो जाना। तो इसके नुकसानात हैं इस फ़िक्र के फ़वाइद भी हैं। हमारे यहाँ ये नामुमकिन है, बिकॉज हम एक कौमों अक़वाम का मजमूआ है। पंजाबी पठान से फ़र्क है, पश्तून बलोच से फ़र्क है, जीबी वाले वैसे ही हम बिल्कुल डिफरेंट है हमारे से, कश्मीरी भी अलग लोग हैं, जैसे वगैरह वगैरह। तो हमारे यहाँ सिर्फ नज़रियाती इत्तेहाद मुमकिन है। हमारे यहाँ आप ये कौमी तासुब, अब सादे सी बात ये कि अब जो पाकिस्तानियों का तासुर है, पाकिस्तान में कुछ ऐसे हल्के हैं जिनको लगता है कि ये मजहबी जंग है। ये मजहबी भी नौयत है इसकी, ऑफ कोर्स मजहबी नौयत है, लेकिन कौमी एहसास के साथ। अच्छा, हम डोनाल्ड ट्रंप को देखते हैं कि मजहबी जंग, अफगानिस्तान में तालिबान मजहबी जंग नहीं लड़ रहे थे, बिल्कुल है, जब अमेरिका के खिलाफ, बिल्कुल, लेकिन उनकी कौमी तासुब और तसव्वुरात मौजूद थे कि पश्तून माशरत है या अफगान माशरत है, तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं। यानी मसलन जब आप हिंदुस्तान से लड़ते हैं तो क्या हमारी स्टेट ये कह रही होती है कि हम मुशरिकों से लड़ने जा रहे हैं? कभी सुना आपने ये? नहीं, लेकिन तस्वर बीच में अंदर होता है दिल के अंदर कि ये मुशरिक हैं और इन्होंने हमारे हिंदू मस्जिद तोड़ी है वहाँ पे, और ये किया और फलान किया और बाबरी मस्जिद झेद की और ये वो, लेकिन कौमी मफाद भी उसमें शामिल होता है, कौमी मफाद भी शामिल होता है। अच्छा, अब देखते हैं अमानुल्लाह भाई के सदर डोनाल्ड ट्रंप सुबह उठते हैं
और गिदर बत्तियाँ देते हैं। वो कहते हैं कि या न्यूक्लियर या स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, और फिर रात को कहते हैं कि हमने जो करना था कर लिया, अब मुज़ाकरात करना चाहते हैं। एक न्यूक्लियर पावर का प्रेसिडेंट है और वो खुद कंफ्यूज है। क्या डोनाल्ड ट्रंप में कोई फ्रस्ट्रेशन है जो वो निकालना चाह रहे हैं, वो चाहते कि हैं, या फिर कंफ्यूज हैं? आपको क्या लगता है? कंफ्यूज नहीं है, बहुत बड़ा शैतान है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो, और उसको बिल्कुल हल्के में मत लें। ये हमेशा गलती रहती है कि मुखालिफिन को पस्त दिखाना, बेवकूफ़ दिखाना, नासमझ दिखाना। वो बिल्कुल नासमझ नहीं है, वो बल्कि शैतानी पे उतरा हुआ है। वो मेरी राती राय है, वो मार्केट मैनिपुलेशन के लिए करता है। कि ईरान के पास जो बड़ा टूल है ना अमेरिका को हरास करने का, वो ये कि डॉलर के रेट से बैरल ऑफ ऑयल जो है वो 200 पे चला जाए। अभी 100 के लगभग है, राइट, 100 के लगभग है। अमेरिका की ख्वाहिश है कि वो पस्त तरीन रहे रेट। तो डोनाल्ड ट्रंप ये एक स्टेटमेंट से मार्केट को मैनिपुलेट करता है, और फिर जुम्मे को जब मार्केटें क्लोज होती हैं फिर डोज धमाके शुरू कर देता है, हमले शुरू कर देता है। तो ये जैसे डोमेस्टिक वोटर की ख्वाहिश के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर को खुश रखने के लिए, और लोगों को ज़रा, और ये जो गिदड़ भभकियाँ हैं ये अमेरिकन अवाम को बहुत पसंद है। आप असली में अमेरिका की साइकी को समझते हैं, उनकी अवाम जाहिल है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिकन जाहिल है, बिल्कुल WWE वाला सदर है ना वो। यार जो बंदा WWE में आता हो, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में आता हो, और अक्सर उसमें आके जो एक फेक लड़ाई होती है, कुश्ती होती है, लिटरली नूरा कुश्ती होती है वो, और उसके अंदर आके वो सूट टाई पहन के वो बिग शो को कोट देता हो। तो डोनाल्ड ट्रंप कहाँ और बिग शो कहाँ, बिग शो का वजूद ही नहीं खत्म होता। तो मतलब ये उसको पले बड़े हैं देखते हुए वोटर। मतलब तो वो उसने इस वक्त दुनिया को WWE समझा हुआ है। समझा हुआ नहीं है, इसके एक फिनोमेनन है, आप पढ़िएगा इसके बारे में। इसको के-फेब कहते हैं। के-फेब रेसलिंग वर्ल्ड का एक टर्मिनोलॉजी है। वो बेसिकली उस इल्यूजन को कहा जाता है कि आप बिलीव कर रहे हैं उस लम्हे में एंटरटेनमेंट की खातिर कि ये सब रियल हो रहा है। वाकई में जॉन सीना मर चुका हुआ है। स्टोरी लाइन होती है ना, इस स्टोरी लाइन में वाकई में अंडरटेकर मर चुका हुआ है। आपको पता है अंडरटेकर रियल नहीं है, और मतलब ये तो फिर सस्ता नशा हुआ कि आपने सस्ता नशा करके सोचा कि भाई वो हो गया, तो भाई उसको महसूस हो गया, हो गया। अच्छा, तो आप मुझे बताएं, जब इंडिया पाकिस्तान की झड़प चल रही थी, तो मेन लाइन इंडियन टीवी के ऊपर मेजर गौरव आर्या, आनंद रंगनेथन, साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं इंडिया के, उनके जर्नैल, उनके फौजी, उनके ब्यूरोक्रेट, उनके मीडिया पर्सनालिटी, सारे 20 बंदे एक प्रोग्राम में लाइव बैठ के कह रहे थे, अरे मजा करा दिया, लाहौर का पोर्ट हमला। ये क्या था? ये के-फेब था। ये इज्तिमाई, आप कह लें कलेक्टिव एक्सपीरियंस था एक, जहाँ पे हमें एक शेयर्ड इमेजिनेशन बनाते हैं, एक शेयर्ड रियलिटी बनाते हैं, एक कोई फिक्टिशियस, यानी कोई लाला लैंड या कोई हॉगवर्ट्स या कोई जैसे नारनिया बना लेते हैं अपनी, उसके अंदर हम अपनी मर्जी के किरदार और कहानियाँ और किस्से आबाद करते हैं, और उसका इकट्ठे हम मज़ा लेते हैं। और ये बुनियाद बनती है उस हिंदुत्व की फिक्र की, और ये बुनियाद बनती है मागा की, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की फिक्र है, हमारी कलेक्टिव इमेजिनेशन। बिल्कुल ये अनस्पोकन चीज़ें होती हैं, ये अनकही चीज़ें होती हैं, सब कॉन्शियस के अंदर होती हैं। यानी उस इज्तिमाई सेंस ऑफ टुगेदरनेस जो है ना अमेरिका के अंदर की, हो यार डोनाल्ड ट्रंप है खड़पैंच। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक मजाक से किसी अमेरिकन कमेंटेटर ने कहा था कि गरीब आदमी का तस्वुर है कि अमीर आदमी कैसा होता है, वो डोनाल्ड ट्रंप है। यानी हर चीज़ सोने की होती है, हता के वो अपना मुंह भी सोने का कर लेता है, बाल भी उसने पीले डाई किए होते हैं, और हर चीज़ में वो बड़ा बड़ा अपना नाम लिखता है, और लड़कियां भी बड़ी वो अजीब वो गरीब से उसने रखी हुई होती हैं। आप देखें, वो खूबसूरत खवातीन नहीं पसंद करता, वो अब नॉर्मल खवातीन सी होती है ना। आप देखें उसकी गर्लफ्रेंड्स वगैरह जो रही हैं, बीवियां, वो हाल ही में जो रात डांस कर रहे थे उसमें भी खवातीन जो साथ लेके, हाँ, वो दे आर नॉट ब्यूटीफुल वीमेन। वो एक पर्टिकुलर प्लास्टिक का जो कॉन्सेप्ट है फ्लोरिडा कैलिफोर्निया के अंदर, उस तरह की खातून का है। तो वो एक लाइफस्टाइल बेचता है, एक विजन बेचता है, एक इमेज बेचता है। उसने गाजा की लड़ाई में पीक पे क्या कहा था, मैं गाजा पीस बोर्ड में क्या करूंगा, मैं यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बना दूंगा। ये आपको नॉर्मल बात रखती है, नॉर्मल बात है किसी तरह। वो भाई वो जो ख्वाब बेच रहा है वो नॉर्मल है ही नहीं। वो जो ख्वाब और मिलियंस ऑफ अमेरिकन उसके साथ बिल्कुल सहमत हैं। आप बिल्कुल उनको अक्लमंद पढ़ा लिखा मत समझा करें, अमेरिकन जाहिल होते हैं। डंगरों की यूरोपीय अक़वाम में, मगरबी अक़वाम में डंगर अगर है ना, वो अमेरिकन अवाम है, डंगर है वो बाकायदा। भाई उसको वोट दे के लाए हैं, उस बंदे को वोट दे के लाए हैं, और बंदा कहता है कि मैं गाजा के अंदर जहाँ 1 लाख आदमी शहीद हुआ है, बच्चे औरतें, मैं यहाँ हाउसिंग स्कीम बना दूंगा, उसमें लंबे लंबे प्लाजे होंगे, आप दुबई और लास वेगस को भूल जाएंगे, उसने कहा था। और उसका बेटा जो सन इन लॉ है, दामाद है, वो उसका हेड है रियल एस्टेट का। दिस इज द ग्लोबल, वो ऑर्डर को तबाह कर रहा है। ऑर्डर क्या था
लिबरल रूल्स बेस्ड ऑर्डर, यूएन के कवानीन, इंटरनेशनल लॉ, जिनेवा कन्वेंशन वगैरह भाड़ में जाए सारा कुछ। ये जब मुस्तकिल 10-12 साल वो भाड़ में जाती रहेगी चीज, तो बंद हो जाएंगे ये इदारे। लीग ऑफ नेशंस बंद हुआ ना जंग अज़ीम अव्वल के बाद, फिर यूएन बना, तो यूएन भी बंद हो जाएगा। अच्छा अमानुल्लाह भाई, इजराइल वो सैमसन ऑप्शंस के बारे में सोच रहा है, पहले सैमसन ऑप्शंस है क्या? सैमसन एक बाइबल के एक किरदार का नाम है, और उनकी ये कुव्वत थी कि उन्होंने जब रोमियों के खिलाफ लड़ते हुए, रोमन्स का जब हमला आया था बहुत बड़ा, तो जो हैकल है ना, जो उनकी मस्जिद है, जहाँ पे मस्जिद अक्सा और गुंबद सखरा है आज, उस हैकल के अंदर जब रूमी दाखिल हो गए तो उसने ना सतून गिरा के अपने ऊपर छत गिरा लिया, यानी खुद भी हलाक हो गया और रूमियों को भी हलाक कर दिया। अब इस बाइबल के फिगर के ऊपर उन्होंने सैमसन ऑप्शन का तस्वर बनाया हुआ है कि जिस तरह से खुदकुशी करके मैं पूरी दुनिया को तबाह कर दूं, क्योंकि अब इसराइल एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है और उसके पास भी 100-125 लगभग पाकिस्तान या उससे कुछ ज़्यादा न्यूक्लियर आर्म्स हैं उसके पास, कि मैं पूरी दुनिया के बड़े मेजर मजहबी तिजारती रास्ते कैपिटल्स को मैं बम मार के उड़ा दूंगा अगर इसराइल का वजूद जो है वो थ्रेट के अंडर आया। तो ये उसका कॉन्सेप्ट है, और इसराइल की बड़ी ख्वाहिश है, इसराइल की लीड के अंदर बात भी होती है कि अगर ग्लोबल एक वॉर हो जाए या न्यूक्लियर एक्सचेंज हो जाए तो उसके अंदर इसराइल को सर्वाइव करवाना मकसद है। बिकॉज ना इतनी कम तादाद वाला और दुनिया पे सुप्रेमेसी मानने वाला मुल्क हो या कौम हो कि हम हैं तादाद में कम लेकिन हम दुनिया की सबसे बेहतर कौम है, उसकी ख्वाहिश क्या होगी, या हमारी अक्सरियत बढ़ जाए या बाकियों की कम हो जाए। तो अगर बाकियों की कम हो जाए, 8 बिलियन में से 2-4 बिलियन 6-7 बिलियन मर जाएं, इजरायली को तो कोई हर्ज नहीं पड़ता। तो वो एक बेसिकली साइकोटिक इज्तिमाई साइकोसिस में है वो कौम। उसको प्रोफेसर जॉन मीरशाइमर ने रिसेंटली कहा था, जिस तरह वो ग्रीस का स्पार्टा नहीं होता था, एक वो जो शहर जो सारा वक्त जंग में लगा रहता था, कहते कि छोटा सा स्पार्टा है, अब ये जंग से रुक नहीं सकता। उसने अपनी पूरी माशरत खड़ी कर ली है कि वो जंग, वायलेंस, फियर में रहना, कॉन्स्टेंटली पैरानॉइड रहना, दूसरों को थ्रेट्स देना, मतलब मोशे जो था, मोशे गोल्डबर्ग इनका वो सदर, उसने डिस्क्राइब किया था कि इजराइल को अपने आप को बावले कुत्ते की तरह प्रेजेंट करना चाहिए, जिसको झाग आ रही हो मुंह में, ताकि कोई उसके करीब नहीं, हम चक मारते हैं। तो आप मुझे बताएं बावले कुत्ते के साथ क्या होता है दुनिया में? उसको मार दिया जाता है। म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड वाले आते हैं, उसके सर में 12 बोर रखते हैं, ढज। सो इजराइल नापहद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। और इजराइल, दुनिया में 3 ही अलायंस बचे हैं, 4, यूके, अमेरिका, इजराइल और इंडिया। ये 4 दोस्त हैं। हिंदुस्तान अपने आप को इसराइली स्टाइल एक माशरत बनाने की कोशिश कर रहा है। वो लिटिल इसराइल होगा और बिग इसराइल जो है वो इंडिया होगा। तो हम इंडिया पे फोकस नहीं कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। हिंदुत्व की तहरीक और नज़रिया ज़ायोनिज़्म से ज़्यादा ख़तरनाक है, नॉट इन टर्म्स ऑफ पोटेंसी के एतबार से बेकार फिक्र है, ज़ायोनिज़्म ज़्यादा ख़तरनाक है, बट नंबर्स, हिंदुत्व जो है वो ज़्यादा न्यूमेरिकल नुकसान करेगी, क्योंकि बड़ी तादाद है, लाखों मुसलमान हैं वहाँ पे, लाखों ईसाई हैं, लाखों सिख हैं, उन सब का नुकसान होगा। और ये ऐसी एक इंसानी जान का और माल का और इज़्ज़त और आबरू का नुकसान होगा, इसका ज़ाला नहीं हो पाएगा। और ये क्राइसिस बाय द वे मेरी ज़ाती राय में इसराइल से ज़्यादा बड़ा क्राइसिस जो है ना हमारे लिए इमीडिएट सेंस में, वो इंडिया का बनने वाला है। आप आज ही ले लीजिए अमित शाह का बयान, जिसमें वो कह रहा है कि अपना उसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि सर पाकिस्तान मुज़ाकरत करवा रहा है, तो कहते हैं परेशान होने वाली कोई बात नहीं, आगे खंड भारत बनना है, तो पाकिस्तान ने क्या करवाया, हिंदुस्तान ने करवाया मुज़ाकरत। नहीं यार, ये आज का है उसका। चलो माशे मुबारक हो इनसे। यार देखो वो 10-20 करोड़ नहीं संभाले जाते हैं मुसलमान इंडिया के, तो ये 25 करोड़ भी ले लो। आजा मुबारक, मैं कहता हूँ आने दो यार इनको। बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानियों का ख्याल है कि काश इकट्ठे होते, हम बताते ही नहीं। असल में यार वो जो बहस है ना, वो एक अलग बहस है। वो एक तस्वुर है कि जैसे एक जेन्युइन बहस करते हैं लोग दिल से, एक पॉलिटिकल साइंस की निगाह से, एक मॉरल लेंस से, कि क्या पाकिस्तान का बनाना हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश थी, क्योंकि उनको हम लोग कमज़ोर कर गए वहाँ पे अपने भाइयों को, और दूसरा कि क्या पाकिस्तान बनाना पॉलिटिकली वाइज था। ये बहस जायज़ है। दूसरी जो बहस जो अक्सरियत आपको मिलती है वो है डिसइनजेन्युअस बहस, वो बदनीयती पे मबनी है। वो की जाती ज़्यादातर हमारे लिबरल तबकात से, जो यूएसएड के पैसों पे काफ़ी फल फूल गेम है, वो कौम को और यूथ को डिमोरलाइज करने के लिए होती है। नुक्ता चीनी, तनकीद कायदे आज़म पे भी, फलां ऐसी चीज़ क्यों होगी, वो ऐसे कैसे वैसे हो गया। उसके अंदर मकसद असली में फिफ्थ कॉलमिज़म ही होता है। आपको यही लोग नज़र आएंगे कि वो कभी बलोच का अलम लेके खड़े होते थे कि हाय हाय कपड़े फाड़ लो बलोच लोग, BLA बेचारे मस्कीन, ये वो
उनका मकसद या मंशूर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मजहबी वजूद से नफरत है। उन्हें पाकिस्तान चाहिए, लेकिन अच्छा पाकिस्तान बना गलत है लेकिन चलाएंगे हम, क्यों? अगर गलत बना है तो दफाओ यहाँ से। तो दिस इज अ प्रॉब्लम। ये वो कहते हैं अच्छा अब बन गया तो अब ये सेकुलर वजूद इख्तियार कर ले, क्यों? ताकि इसके और टुकड़े हो जाएं। यानी जो इन्होंने ख्वाब बेचा ख़ासतौर पे मुशर्रफ साहब के दौर से एक सेकुलर नेशनलिस्टिक पाकिस्तान का, वो आपके सामने है। शमियाज़ा आपने वो उसका शमियाज़ा बिखर चुका हुआ है। बलोच कहते हैं मैं बलोच हूँ, पश्तून कहते हैं मैं पश्तून हूँ। वो टीटीपी आपके हज़ारों पाकिस्तानी ही है ना, टीटीपी में बीएलए में पाकिस्तानी ही है ना, पाकिस्तानी है बिल्कुल। हमारे देखो हमारे बिछड़े और पढ़े लिखे पाकिस्तानी है। हमारे बिछड़े बहन भाई हैं वो, जो तुम्हारे और मेरे खिलाफ असला उठा के कह रहे हैं कि मैं मार दूंगा अपने भाई को। ये बड़ी खौफनाक अलामत है। दूसरी बात, लाखों की तादाद में जो प्रोटेस्ट करते हैं पश्तून और बलोच, और लाखों की तादाद में जो पीटीआई वाले किसी भी कौमियत के हों नाराज़ बैठे हैं, कोई सियासी, कोई लिसानी, कोई मजहबी बुनियादों पे जो इतने लाखों, अब हम करोड़ों में भी कह सकते हैं नाराज़ पाकिस्तानी है, चाहे गुर्बत के मारे में हों, चाहे सियासत के नाराज़ हों। यार इनको वापस इकट्ठा ठीक करना है कि नहीं करना? तो किस नज़रिए के तहत करेंगे जी? सेकुलर पाकिस्तान होगा जहाँ सब जो है वो बराबर के इस्लामी तस्वर के तहत ये इकट्ठे हो सकते हैं। पाकिस्तान की चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर नहीं, इस्लाम। हाँ अच्छा, अभी खार्क जजीरे में चाह रहे हैं कि इसमें ज़मीनी फ़ौज उतार दी जाए, डोनाल्ड ट्रंप साहब, और बार बार कह भी रहे हैं। हमने माजी में देखा कि अपना अफ़गानिस्तान ने क्या किया 20 साल, उसके बाद वियतनाम ने क्या किया इनके साथ। क्या वो तारीख दोहराना चाह रहे हैं? अमेरिका को अपने सिपाहियों की, नौजवानों की लॉस से कोई हर्ज नहीं है। अमेरिकन रियासत और डिसीजन मेकिंग जो है ना, वो गालिबन 4500 से 5000 मरवाए उन्होंने इराक में, 10,000 के करीब मेरे ख्याल मरवाए अफ़गानिस्तान में, वियतनाम में तो मेरे ख्याल बहुत ही बड़ी तादाद में मरवाए इन्होंने। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो नौजवान गरीब बेल्ट से आते हैं, पेंडू बेल्टों से आते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्री हुआ करती थी या खेती का निज़ाम हुआ करता था, और अब बड़ी कंपनियों ने उनको टेक ओवर कर लिया उन एरियाज़ को। वो गरीब नौजवान लड़के लड़कियाँ जो हैं वो, उनके पास कोई और मजदूरी की ऑप्शन नहीं थी, और वो अमेरिकन फ़ौज में, जैसे आप समझें एक ग़ुलाम फ़ौज की तरह वो आते हैं, और उनके अंदर नेशनलिज्म का जज्बा भी बहुत भरा जाता है। तो वो 10,000 मार जाए ईरान के अंदर, उन्हें क्या है? एलीट उनकी खुश है, अमेरिका का निज़ाम चलता रहेगा, उन्हें कोई हर्ज नहीं है। देखिए अमेरिका के पास फ़ौज भी बहुत बड़ी है, रिसोर्सेज भी बहुत बड़े हैं, और सबसे इंडिपेंडेंट कौम है पूरी प्लेनेट अर्थ पे। उसका जजीरा नुमा है ना, वो उसके पास हर वसाइल मौजूद है, तो इट डजंट केयर। जिस पैराट्रूप्स की बात करते हैं, कितनी देर में वो उतार सकते हैं ज़मीनी फ़ौज? मोबिलाइज करने के लिए अगर बड़ी इन्वेजन करनी है, उन्होंने जैसे इराक में की थी, इराक में रिकमेंडेशन थी 3 लाख फ़ौजियों की, और 1.25 लाख से 1.5 लाख अमेरिका के अपने थे, और बाकी 1 लाख 1.25 लाख आए थे दूसरी अकवाम के, यूके वगैरह के और ऑस्ट्रेलिया और इन मुल्कों के, और उन्होंने ना नेटो पीस कीपर टाइप लिए थे। इसकी रिक्वायरमेंट 15 लाख के करीब बताई जाती है। अमेरिका को 18 से 22 महीने लगेंगे नई कोरें और यूनिटें खड़ी करने में, कि वो पूरी तरह ग्राउंड इन्वेजन कर सके, बड़ी वाली मिनिमम, यानी ये 1.5-2 साल का मिनिमम मंसूबा है। उसको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उनकी तैयारी करनी पड़ेगी, पुरानों को, ये सारा इमीडिएट इन्वेजन जो है, जिसमें वो 50,000 के करीब उसने इन्फेंट्री मूव भी कर ली अपनी, और 5,000 के करीब मरीन्स भी अपने मूव कर लिए। खर्ग आइलैंड को और हॉर्मुज़ के कोस्ट को पकड़ना या होल्ड करना वो अभी भी शुरू कर सकता है, लेकिन उसमें मसला है, एस्केलेशन लैडर बहुत जल्दी से क्लाइंब हो जाएगा, जो अभी स्लोली क्लाइंब हो रहा है। तो उसमें ये अजम्पशन होती है कि जैसे ये 50,000 55,000 जो मरीन स्लैश इन्फेंट्री हैं, सिर्फ यही अमल कर रहे होंगे, अमल का रद्द अमल भी होगा। तो अगर खर्ग आइलैंड की बात है, तो आइलैंड वो स्ट्रेटेजिकली पोजीशनड है, लेवरेज के तौर पे उसको होल्ड करने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि छोटी सी 2.5-3 किलोमीटर की पट्टी है, उसके ऊपर ईरान शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन मार मार के वो उनको भून देगा। तो इट्स नो, देयर इज नो पॉइंट इन होल्ड। अगर मिसाल देता हूँ, वर्ल्ड वॉर 1 में खर्ग आइलैंड को ब्रिटेन ने फतह किया था और होल्ड किया था। वर्ल्ड वॉर में नहीं, 1850s की बात है ये, हाँ उससे थोड़ी देर पहले जब होल्ड किया था उन्होंने। अब इसलिए होल्ड किया था क्योंकि ईरानी जो हैं उस वक़्त हेरात में, अफ़गानिस्तान में वो फतह करने लगे थे, तो उसको लेवरेज करके उन्होंने हेरात छुड़वा लिया अपना अफ़गानिस्तान में, ब्रिटेन ने वो कब्जा कर लिया और ये वापस दे दिया उनको। यानी आप गेम समझ रहे हैं ना, इसकी वैसे स्ट्रेटेजिक वैल्यू कोई नहीं है, किसी चीज़ के बदले ये जैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वैसे खर्ग आइलैंड को होल्ड करना चाहें तो मुबारक हो, और वो उनकी नीयत भी नहीं है। अच्छा अमानुल्लाह भाई, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें तो हमें इजराइल के हाथ में एक नक्शा दिखाई देता है, वो ग्रेटर इजराइल का है, भारत के हाथ में अखंड भारत का दिखाई देता है, चाइना के हाथ में चाइना 1 का दिखाई देता है, अफगानिस्तान के हाथ में भी बड़ा वो पश्तूनिस्तान वाला, वो ग्रेटर पश्तूनिस्तान, और उसके अलावा अमेरिका के पास ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका।
तो नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा कैसे, और क्या आने वाले वक्त में क्या आप समझते हैं कि होगा क्या? जंग। मतलब कि आने वाले दिनों में जंग ही है हम्म। पूरी दुनिया इसमें, तो फिर इन्वॉल्व क्वार्टर टू निफ्स सर, जो तो हमारी वर्ल्ड ये देखें वे आप वर्ल्ड वॉर माशाल्लाह 3 होगी। 25-26 के हैं, हम्म। यही एज है ना हाँ आपकी? यही हाँ, बिल्कुल। मैं 30 साल का हूँ, लगता नहीं वाला है, हाँ मैं 40 साल का लगता हूँ, हाँ बट अगली जो हमारी जिंदगी है 50-60 तक की बंदे की मजेदार जिंदगी, तो उसके बाद तो बुढ़ापा ही सारा, हम्म। तो ये इसमें सब में जंग है। यानी वर्ल्ड वॉर 3 होगी ये। वर्ल्ड वॉर 3 का तो पता नहीं, लेकिन हाँ हो सकती है। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, हर एरिया में, हर रीजन में अपनी लड़ाई तो जारी रहेगी। खास तौर पे जो वर्ल्ड वॉर नहीं कहूंगा इस बार, वर्ल्ड वॉर ही कह लें। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 का जो बैटल ग्राउंड था ना, थिएटर था, वो यूरोप था, और फिर उसके बाद मिडल ईस्ट, और फिर उसके बाद अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका। इसका बड़ा थिएटर जो है वो नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट ही होंगे, यानी हमारे इलाके ही मुसलमानों के ही बड़ा थिएटर होंगे जो ये जंग जारी है। हाँ। अच्छा, बस हम इसको इस्लामी मराहिल की हाँ, तरफ लेके बिल्कुल, चलें। बिल्कुल। अच्छा अमानुल्लाह भाई, हमने देखा कि इस्लामाबाद में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक हुई जिसमें हमने मिस्र, तुर्किया जी, जी। और सऊदी अरब के वजीर जी। खारजा देखे। उसके फ़ौरन बाद आज इसहाक डार साहब चाइना चले गए हैं, और ईरान बार बार ये कह भी रहा है कि जो चाइना है वो ग्रंटर बने। तो चाइना ग्रंटर बनेगा इस वॉर में, वॉर रुकवाने के लिए, जंगबंदी के लिए, बन या फिर सकता है। इसहाक डार का कोई और काम है आज चाइना जाने का? नहीं, वो और भी मकासद हैं, जो भी हम एड या सपोर्ट कर रहे हैं ईरान की, वो चाइना ही उसके अंदर बड़ा एक आप समझे प्लेयर है, और चाइना का की ख्वाहिश है कि ईरान स्टैंड करे, बिला शक। जैसे आपने बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो ट्रेड हो रही है वो भी युआन में हो रही है। सिर्फ वो नहीं, बल्कि सिर्फ ईरान का वजूद भी स्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, वरना उसके सिर पे आके दोबारा अमेरिकन बैठ जाएंगे ना आके। यानी लास्ट टाइम सिर पे बैठे थे अफगानिस्तान में आके, हम बात भूल जाते हैं कि अगर अमेरिकन हमारे सिर पे आके बैठे हुए थे तो वो चाइना के सिर पे भी आके बैठे हुए थे। तो अभी इतना करीब अमेरिका सिर पे आके नहीं बैठा हुआ, नंबर 1। नंबर 2, ग्लोबल ट्रेड और शिपिंग रूट्स का चाइना को फ़ायदा है। तो नंबर 3, चाइना ऑयल और गैस की एक साइजेबल तादाद, लगभग 15 से 20% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही और बाब अल मंदब वाले एरिया से ही अचीव करता है। प्लस ईरान उसका एक अच्छा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और ईरान भी अब एक नई मार्केट है उसकी टेक्नोलॉजीज और वेपन्स के लिए। वाज़ेह होगा कि ईरान की एयर डिफेंसेस की कमजोरी जो है, ईरान की इन्वेस्टमेंट भी, ईरान में इन्वेस्टमेंट भी चाइना ईरान की में बहुत है, बहुत ज़्यादा चाबहार में थी और जी ये जी सारा। चाबहार। तो ईरान को स्टैंड करवाने की ख्वाहिश भी है, प्लस इंटरनेशनल गारंटर किसी भी, आप मुझे बताएं इंटरनेशनल गारंटर कौन बनेगा? फ्रांस, यूएन, क्या ऐसा इदारा है जो गारंटी करेगा कि ईरान के खिलाफ बड़ी जंग दोबारा नहीं छेड़ी जाएगी? मेरे ख्याल में चाइना भी वो गारंटीज बड़ी मुश्किल से दे सकता है। चाइना ही वाहिद वो मुल्क है, या रूस ही वाहिद मुल्क है जिसको न्यूट्रल तस्वर किया जाएगा, कोट एंड कोट, बाकी कोई और नहीं। और मेरे ख्याल में चाइना की गारंटीज भी जो है वो काबिल नहीं होगी। लेकिन ईरान की तजावीज़ में तो है कि कोई जाहिर गारंटर है, बने, कुछ तो होगा ना। पाकिस्तान के लिए ऑप्शन होगी? नहीं, पाकिस्तान का गारंटी का सालिस तो वैसे भी नहीं बनेगा, नहीं। या सालिस बन सकता है गारंटर? आर्बिट्रेटर तो बन सकते हैं, लेकिन गारंटी की हमारे वो वजूद नहीं है, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम गारंटर बने। अब गारंटर को बहुत बड़ा मुल्क होना पड़ेगा, और अमेरिका को उसकी हेजेमनी को कम से कम एक्नॉलेज या तस्लीम करना पड़ेगा। ऐसा कोई मुल्क ही नहीं है, चीन भी यानी नहीं कि है। ये जो चीन भी अमेरिका को पाबंद नहीं कर सकता किसी चीज़ पे। 4 ममालिक जो हैं, गारंटी क्या होती है? यानी मेरी और आपकी लड़ाई हो जाए, और अगर ये साहब या वो बहन जो है वो गारंटर बन जाए, तो गारंटर की सलाहियत होनी चाहिए कि वो हमारी फेंटी लगा सके ना, अगर हम माहिदा तोड़ते हैं। तो अमेरिका के खिलाफ कोई गारंटर नहीं है, अमेरिका खुद गारंटर बन सकता है, और खुद जंग नहीं रुकनी भाई। ग्लोबल इंडेक्स के बाद अब तो ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई है इजराइल की कि हम ज़मीनी फ़ौज भेजने पे हाथ उठाते हैं। यानी इजराइल भी नहीं चाहता कि अब ज़मीनी फ़ौज भेजी जाए। नहीं, इजराइल तो डे 1 से नहीं चाहता, वो कहता है अमेरिका भेजे। नहीं, अमेरिका भेजा, वो अमेरिका की भी ज़मीनी फ़ौज भेजने के खिलाफ है कि आप भी ना भेजें। नहीं, मेरी राय ये नहीं है। मेरे ख्याल में अमेरिका, इजराइल की बहुत खुशी है इसके अंदर कि अमेरिका उस जंग में उतर जाए। भाई थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी, आपके कीमती वक्त का। ईरान इजराइल कशीदगी एक्चुअली में है क्या? हम ये देखते थे वीडियोस में, लेकिन बाकायदा जो आज समझ आई है शुरू कहाँ से हुई, क्या क्या वजूहात थी, सारी आज अमानुल्लाह तारिक भाई ने आपके सामने रख दी। और ये पॉडकास्ट मुझे लगता है बड़ी इंटरेस्टिंग है इस हवाले से, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप तमाम जो टॉपिक्स हैं वो कवर भी किए। उसके अलावा जो कशीदगी आगे आने वाली है, जो प्रेडिक्शन क्या है, वो सारी चीज़ें हमने आपके सामने रखी। ज़ायनिस्ट लॉबी जो है वो क्या करने जा रही है, ये सारा कुछ ये पॉडकास्ट में रखा, बहुत इंटरेस्टिंग थी। और भी जो टॉपिक्स आपके जहन में हो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम दोबारा फिर इन्हें जहमत देंगे, इन्हें बुलाएंगे। वो कमेंट सेक्शन वाले जो सवालात होंगे इनके सामने रखने की कोशिश करेंगे। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।